चलिए, we are going to start a new chapter today, prevention of money laundering. हमें पता है आपको ये चैप्टर देख के बड़ी खुशी हुई. आप जब ये सब चैप्टर पढ़ते हैं तो प्रिवेंशन पढ़ते ही नहीं है. प्रिवेंशन आप सबसे हटा देते हैं. आप कह रहे हैं हमारे मतलब का क्या है? बेनामी, मनी लॉन्ड्रिंग, है ना. तो आप कहते हैं प्रिवेंशन से हमें कोई लेना देना नहीं है. कर लिया सबने ओपन? पहले तो जरा अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग. थोड़ा नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ इलीगल, कुछ गलत बात हो रही है ना. मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री वर्ड कहाँ सुना है? कपड़े धोने में, एब्सोल्युटली. तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या हुआ? पैसा धोया जा रहा है. ठीक है, पैसा धो देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लैक मनी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट मनी. सबसे पहले तो समझते हैं ये ब्लैक मनी क्या होता है. ब्लैक मनी, जिसको आप लोग लोकल भाषा में 2 नंबर का पैसा भी कहते हैं. एक होता है 1 नंबर का पैसा और एक होता है 2 नंबर का. आप कौन सा कमाना चाहेंगे? दिल से आपके निकला दोनों. 1 नंबर का तो जो मिलेगा मिलेगा, है ना, और 2 नंबर तो अंडर द टेबल. तो बेसिकली लीगल मनी कौन सा मनी हुआ? 1 नंबर का. और 2 नंबर का हुआ अनअकाउंटेड मनी, इलीगल मनी. ठीक है. अब 2 नंबर वाले पैसे की जरा कहानी समझिए क्या हुआ. मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को किडनैप कर लिया. ठीक है. और आपने उसके घर पे फोन किया और उससे कहा, घर वालों से कहा कि भैया आपका जो बच्चा है वो हमारे कब्जे में है, हमको 10 लाख रुपए भिजवा दीजिए. तो उनके घर वालों ने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा बच्चा तुम रख लो, आई एम हैप्पी, है ना. तो अगर मान लीजिए आपने किसी की किडनैपिंग करी और आपके पास वो 10 लाख रुपए आ गए, अब आप उस पैसे का करेंगे क्या? क्योंकि यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने 10 लाख रुपए अर्न कर लिए. ठीक है. 2 नंबर के पैसे का ट्रांजैक्शन ज्यादातर जो हो सकता है वो हो सकता है कैश में. ठीक है. अगर आप उससे कोई बड़ा एसेट खरीदते हैं, आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या हर डिपार्टमेंट की नजर रहती है. मान लीजिए आपने वो 10 लाख रुपए जो आपके किडनैपिंग करके आपके पास आए, उस 10 लाख रुपए से आपने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक लैंड खरीद लेते हैं. जैसे ही आपने 10 लाख रुपए की लैंड खरीदी, आपके ऊपर आ जाएगा नोटिस. किस बात का? अब डिपेंड करता है आप अपने नाम से खरीद रहे हो या किसी और के नाम से खरीद रहे हो. अगर अपने नाम से खरीद रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा और क्या पूछेगा? सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है. आप तो सीएस का कोर्स कर रहे हो, छोटे बच्चे हो, ठीक है, आपके पास 10 लाख रुपए कहां से आए? तो आपने सोचा एक काम करते हैं, हम किसी और के नाम से खरीद लेते हैं. तो आपके पास किसका नोटिस आ जाएगा? बेनामी. ठीक है. जरा प्रैक्टिकली सोचिए क्या प्रॉब्लम आएगी अगर आपने 2 नंबर का पैसा कमाया. ठीक है. आपने 2 नंबर का पैसा कमाया और उस 2 नंबर के पैसे को आप खर्च करना चाह रहे हैं. एक तो खर्चा ये हो गया कि आपने छोटे मोटे खर्चे कर दिए. ठीक है. लेकिन छोटे मोटे खर्चे में आप इतना बड़ा अमाउंट नहीं खर्च कर सकते. ओके. अगर आप इससे कोई एसेट खरीदने जाते हो, लैंड खरीदने जाते हो, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये पैसा कहां से आया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम. इसलिए जनरली एक प्रॉब्लम होती है 2 नंबर वालों के साथ, 2 नंबर पैसा कमाने वालों के साथ, कि वो इस पैसे को खर्च कहां से करें. एंड आपको ये चीज यकीन होगी कि 10 लाख हमने वो छोटी अमाउंट बोली है. जो लोग ये 2 नंबर वाला काम कर रहे हैं उनका ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होता है. अभी तो 10 लाख खर्च करने में आफत आ रही है. आप सोचिए 10 करोड़ रुपए हैं आपके पास इलीगल. अब वो 10 करोड़ रुपए आप क्या करोगे? 10 करोड़ के समोसे थोड़ी खा जाओगे कि कैश में हम समोसे खा जाएंगे. नो. घर पे भी इतना पैसा रखना सेफ नहीं है, दोनों तरीकों से, चोरी के डर से भी और डिपार्टमेंट के डर से भी. ठीक है. तो आप घर पे भी नहीं रख सकते. तो आपने सोचा एक काम करते हैं, बैंक में डाल देते हैं, सेफ रहेगा. 10 करोड़ रुपए था आपके पास 2 नंबर का. आपने कहा क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, घर पे रख रहे हैं तो डर लग रहा है, बैंक में रख देते. बैंक पे रख सकते हैं. बैंक में आपका जो पैसा है, आपको पता हो या ना पता हो, दुनिया को पता है, बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा, दैट इज अकाउंटेबल टू एवरीवन. सबसे पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, बैंक, इन सबको पूरा पता है कि आपके बैंक में कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आपके बैंक अकाउंट में क्या क्या पैसे पड़ा है. ठीक है. तो कभी भी ये मत सोचना कि हमने बैंक में डाल दिया तो सिर्फ हमें पता है. आपको पता हो या ना पता हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन दुनिया को पता है. अब सोच के देखो प्रैक्टिकली आप इस पैसे का करो क्या? 10 करोड़ रुपए का बैग आपके हाथ में है, खर्चा करें तो कहां करें? घर लेके जा नहीं सकते, बैंक में जमा कर नहीं सकते, तो क्या करें?
अब पिक्चरों में आपने देखा होगा कुछ लोग अपने घर पे ही छुपा देते हैं, नीचे गड्ढा खोद के छुपा देते हैं, सीलिंग में छुपा देते हैं। छुपा तो फिर भी लोगे, खर्च कैसे करोगे? ठीक है, यहां पर इनटू पिक्चर आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सिर्फ 2 नंबर का पैसा कमाना नहीं है। 2 नंबर के पैसे को हम किस तरह से वापस अपनी इकोनॉमी में 1 नंबर बना के ले आए, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। क्योंकि जब तक वो ब्लैक मनी है हमें उसे खर्च करने में दिक्कत आएगा। हम कैसे उसको अपना लीगल सोर्स दिखा दें, ठीक है, ताकि उस पैसे को हम एक्चुअल एसेट्स में या किसी भी चीज में यूज कर सकें। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट स्विस बैंक अकाउंट? सुना है कभी? कहां सुना है? जितने भी बड़े लोग होते हैं जिनका ऐसा पैसा होता है, आपने देखा होगा, जैसे कुछ धोखाधड़ी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये बाहर भाग जाते हैं, या इनका जितना भी पैसा है, ब्लैक मनी है, ये स्विस अकाउंट में जमा है। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है? स्विट्जरलैंड का बैंक अकाउंट है। ठीक है, सी होता क्या है, जहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होंगे वहां मनी लॉन्ड्रिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा, और जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, ठीक है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग इजीली हो जाएगी। हमारे देश में अगर कोई अपने बैंक अकाउंट में अचानक 10 लाख रुपए भी जमा करेगा ना, तो बैंक उससे 10 सवाल पूछता है कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन। आप देखिए कितने भी आपके ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है, सब में लिमिट लगी होती है। इसमें 2000 से ज्यादा नहीं कर सकते, इसमें 10,000 से एक दिन में नहीं कर सकते, विड्रॉ भी अगर आप कर रहे हैं तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, फंड ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, सब में लिमिट्स लगी हुई है। इसका मतलब हमारे यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि लोग अपने ये 2 नंबर के पैसे को ठिकाने नहीं लगा पा रहे। ऐसे में जो ये लोग होते हैं जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कम हो। तो बहुत पहले लोगों ने ढूंढा स्विस अकाउंट। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या था, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने कहा किसी और कंट्री का 2 नंबर का 1 नंबर का पैसा ले आओ, हम बैंक अकाउंट में जमा कर लेंगे और हम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि ये पैसा कहां से आया। ये उनकी सरकार का डिसीजन था। हमारी सरकार उनसे कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि बॉर्डर्स क्रॉस हो गए। आपको पता है ज्यूरिसडिक्शन खत्म हुआ, पावर खत्म हो गई। ठीक है, तो स्विस बैंक ने, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी ने कहा कि भैया हमको डेवलप होने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो डेवलप होने के लिए हमको पैसा चाहिए। पैसे के लिए उन्होंने रूल बना दिया कि जो भी जहां से भी पैसा लाएगा हम अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लेंगे और आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। नीदर इफ एनीवन विल आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी गवर्नमेंट हमसे पूछती है तो हम नहीं बताएंगे। जैसे ही स्विस बैंक ने ऐसा किया, ये बहुत सालों पहले की बात बता रहे हैं, अभी रिसेंट क्या है ये भी बता देंगे। जैसे ही ये रूल बना दिया स्विस बैंक ने, फटाफट लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना पैसा कहां भेजना शुरू कर दिया, डिपॉजिट करना शुरू कर दिया स्विस बैंक में। अब स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी ब्लूम कर गई, सारा पैसा उनके पास आ गया। यहाँ के लोगों को फायदा क्या हो गया, उनका पैसा सेफ हैंड्स में है, और यहाँ की गवर्नमेंट अगर पूछेगी भी तो उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया का ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसके पास भी ये इलीगल मनी था या इलीगल पैसा था, वो सब का सब ऐसे ही, स्विस बैंक इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसे ही कंट्रीज ढूंढते हैं जहां रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, प्रोसीजर्स नहीं होते, और वहां जाके बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करा देते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे सबका पैसा स्विस बैंक में जाने लग गया, तो अल्टीमेटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उसने स्विस बैंक के ऊपर प्रेशर, मतलब स्विट्जरलैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया कि भाई सारे देशों का पैसा तो तुम्हारे पास ही जा रहा है, तो तुमको भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे देशों ने अल्टीमेटली उनके ऊपर एक्शन लिया कि भाई सबका पैसा आप ही के पास जा रहा है, हमारे यहाँ के लोग हमें टैक्स देते नहीं, आपके पास पैसा जमा किया है और आप हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हो। तो उन सब ने स्विस बैंक के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया कि रिसेंटली 5-10 साल पहले की बात है, रिसेंटली क्या हुआ, स्विस बैंक ने ये कहा कि ठीक है धीरे धीरे हम लिस्ट रिलीज करेंगे। दिस इज द फैक्ट, ये सच बात है। स्विस बैंक ने कहा ठीक है हम धीरे धीरे लिस्ट रिलीज करेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपके यहाँ के कितने लोगों का हमारे पास कितना कितना पैसा है। और जब ये न्यूज आई थी तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों की क्या हालत हुई होगी। ठीक है, बट लोग ज्यादा अक्लमंद हैं, लोगों को ये सब इंटरनल इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती है, तो ऑब्वियसली वहां से निकाल के कहीं और डाल देंगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। जो इतना दिमाग लगा सकता है कि यहाँ का 2 नंबर का पैसा दूसरे देश में डाल रहा है, वो वहां से निकाल के कहीं और नहीं डाल सकता। बट स्टिल स्विस बैंक ने और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आई एम गोइंग टू रिलीज द लिस्ट। अब हुआ क्या, कैसे करते हैं लोग, देखिए
सबसे पहले यहां से जो ये इलीगल इनकम आई, इलीगल मनी आया, ठीक है, सबसे पहले कोशिश किया जाता है कि इसको इसके सोर्स से हाइड किया जाए। मतलब जैसे अगर आपने इंडिया में कोई इलीगल इनकम कमाई है तो उसका सबसे सेफ तरीका, हमने आपको बताया हम घर पे नहीं रख सकते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर देगी, ठीक है, हम बैंक में नहीं रख सकते, सबकी नजरों में आ जाएगा, इतना ह्यूज अमाउंट तुरंत खर्च करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग अपने बैंक अकाउंटों में जमा करा देते हैं, ठीक है। ऐसी कई सारी पिक्चरें भी आई हैं, अगर आपने ऐसी पिक्चरें देखी हो तो आपको थोड़ा बहुत कोरिलेट होगा। जैसे हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे देश ढूंढे जहां पे रूल्स रेगुलेशंस कम थे और उन सारे देशों में अपने 5-10 बैंक अकाउंट खुलवा लिए, ठीक है। अब उन बैंक अकाउंट में हमने वो छोटा छोटा पार्ट्स डिवाइड करके जमा करा दिया। अब एक तरह से देखा जाए तो मेरा वो इलीगल मनी ठिकाने लग गया, ठीक है, लेकिन मेरा पर्पस यहां सॉल्व नहीं हुआ। पैसा इंसान कमाता किस लिए? खर्च करने के लिए, वहां जमा करना पर्पस थोड़ी ना है। खर्च हमको कहां करना है? इंडिया में, ठीक है। अब क्या किया जाता है, वो पैसा जो अलग अलग जगह है उसको इंडिया में वापस लाया जाता है लीगल सोर्सेस के थ्रू। जब हम वहां से यहां ले आए लीगल सोर्सेस के थ्रू, बहुत सारे तरीके हैं, अभी लेट यू नो। जैसे मान लीजिए हमने उसे ज्वेलरी खरीद ली, ज्वेलरी भी एक तरीका होता है जिसमें जैसे बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि भाई आपने कहां से खरीदा या कौन से कैश से खरीदा। ज्वेलरी है, लग्जरी एसेट्स है, इन सब चीजों में पैसा लगा दिया जाता है, ओके। ये दिखाते हुए कि वो पैसा, जैसे आपने दिखा दिया कि मेरा उस फॉरेन कंट्री के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, हमने उनको माल बेचा, उन्होंने हमको पैसा दिया। अब सोच के देखो, आपने माल कुछ नहीं बेचा है, ठीक है, और पेमेंट आपने रिसीव कर ली, लेकिन अगर आप सेल दिखा के पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आपने उस 2 नंबर के पैसे को अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर लिया? 1 नंबर में। एंड नाउ यू कैन यूज दैट फंड्स। समझ में आया हुआ क्या? ये पूरा चक्कर समझो कैसे घूमा। हमने सबसे पहले इलीगल इनकम कमाई, हम उसको तुरंत यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि डिपार्टमेंट हमसे पूछता कि ये पैसा कहां से आया। हमने उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं दिया, ठीक है। फिर हमने उस पैसे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सबसे दूर करने की कोशिश करी, यानी अलग अलग देशों में जहां जहां बैंक अकाउंट हो सकते थे, रूल्स रेगुलेशंस कम थे, वहां जाके जमा कर दिया। अब जब जब जरूरत पड़ी जितने जितने की, ठीक है, उतना उतना पैसा हम उसको वापस अपनी इकोनॉमी में ले आए, ठीक है। वापस इकोनॉमी में कैसे लाए? कोई भी फेक इनवॉइस बना के, कोई भी ट्रांजैक्शन दिखा के हमने दिखा दिया कि वहां पे मेरी एक कंपनी है, ठीक है। अब मान लीजिए वहां बैंक अकाउंट है, एक ये ट्रांजैक्शन समझो, वहां बैंक अकाउंट है, हमने अपनी एक कंपनी बना दी, फर्जी कंपनी, उस दूसरी कंट्री में। ये जो फर्जी कंपनीज होती है ना, जिसमें कोई काम नहीं होता, इनको शेल कंपनीज भी कहते हैं। शेल मतलब सिर्फ मुखौटा है, सिर्फ एक शेल है, कुछ कंपनी नहीं, ऑन पेपर कंपनी है, ठीक है। हमने नाम के लिए उस देश में कंपनी बना दी और हमने ये दिखा दिया कि मेरी उस कंपनी ने बैंक लोन लिया है, ठीक है। अब वो बैंक में जो मेरा पैसा पड़ा था वो हमने लोन के फॉर्म में ले लिया और वो शेल कंपनी ने हमको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो अल्टीमेटली देखा जाए वो लोन का पैसा दिख रहा है, लोन का पैसा दिख रहा है तो वो 1 नंबर हो गया ना। अल्टीमेटली वो पैसा क्या था? 2 नंबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप समझ के देखो इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या। जब हमने वो इलीगल पैसा कमाया, हमने तब टैक्स नहीं दिया, वो पैसा हमने दूसरे देशों में जमा कर दिया, वहां से हम लोन के फॉर्म में ले रहे हैं। लोन जो आप ले रहे हो उस पर टैक्स लगता है, इनकम थोड़ी है मेरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने लोन के फॉर्म में वो पैसा दिखा ले लिया, जो पैसा आया उसको हमने आराम से खर्च किया, वो लोन हमें कभी रीपे करना ही नहीं है। क्यों? अपनी कंपनी से तो लिया था, वो हम दिखाते जा रहे हैं बुक्स में सालों साल। एज फार एज क्रेडिटर को दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत है? ये बात समझ में आई? डिपार्टमेंट ने थोड़ा ना कहेगा लोन रीपे करो, डिपार्टमेंट को इससे क्या मतलब? हमने 10 साल के लिए लोन लिया, हमने 15 साल के लिए लोन लिया, हम लोन रीपे नहीं कर रहे, मेरे और क्रेडिटर के बीच का सेटलमेंट है ना, तो हमने लोन के फॉर्म में पैसा ले लिया। दैट मीन्स वो पैसा हम आराम से 1 नंबर में यूज कर सकते हैं और हमने देखा जाए तो दोनों बार टैक्स बचा लिया। ये पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ इसको क्या कहा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। सीख गए? आप कह रहे बस अब इनकम आने दो 2 नंबर की, पता चले अमी को किडनैप कर लिया। आप कह रहे हैं आप ही शुरुआत करते हैं, है ना? ठीक है, फाइन। तो ये जो हमने आपको बताया ये एक्चुअली 3 स्टेजेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ये जो आपने 2 नंबर का पैसा कमाया और इसको दूसरे देशों में पहुंचाने की कोशिश करी, ये आपने ठिकाने लगाए, इसको प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर वहां से आपने वो जो अपनी शेल कंपनी में ट्रांसफर करके पूरा किया, ये आपने क्या की? लेयरिंग। और लेयरिंग के बाद जब आप उसको वापस अपनी इकोनॉमी में लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन।
और यही 3 स्टेप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है? लेकिन आपका काम क्या है? प्रिवेंशन। और इस लाइन को आपने इग्नोर मार दिया है ना, प्रिवेंशन हम क्यों करें? और आपको पता है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, इसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ज्यादातर लोग जो भी ये 2 नंबर की कमाई या रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जितना भी मतलब जो भी ऐसे चीजों में आ रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत एक्शन होता है मनी लॉन्ड्रिंग में विद वेरी स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अगर आप फंस गए, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना, बिकॉज इसके अंदर फंसना मतलब डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से आपको पकड़ लिया है। तो कोशिश करिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज में ना आए। कोशिश करिएगा कभी किसी क्लाइंट को इस चीज में हेल्प ना करें, भले ही वो आपको कितना भी पैसा क्यों ना दे रहा हो, क्योंकि अगर वो फंसेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है, आपने पिक्चरों में देखा होगा, कोई फंसता है तो फिर उससे सारे लिंकेज फंसते हैं, ठीक है, तो क्या पता इतना कमा ना पाओ कि फंस के ज्यादा निकल जाए, ठीक है। तो नेवर इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स, बट लॉ है, एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, बच के निकल जाना हमेशा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ते हैं। चलिए, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स। एक एक शब्द देखेंगे जरा, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कह रहे इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स। क्रिमिनल प्रोसीड का मतलब क्या हुआ? क्राइम करके जो पैसा आया। क्रिमिनल प्रोसीड्स का मतलब हमने क्राइम किया और उससे जो पैसा आया, क्राइम करके जो पैसा आया, यही तो 2 नंबर का पैसा था। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठिकाने लगा रहे हैं, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स। जरा ये लाइन देखो क्या लिखी है, टू डिस्गाइज इट्स इलीगल ओरिजिन। डिस्गाइज मतलब छिपाना, हाइड करना। अब लाइन पढ़ के देखो, टू डिस्गाइज इट्स इलीगल ओरिजिन। कह रहे मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स। क्रिमिनल प्रोसीड्स की हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं ताकि उसके इलीगल ओरिजिन को छिपा सकें। अब एक बात बताइए, वो पैसा जो मेरी कंपनी, वही एग्जांपल याद रखना, वो पैसा जो मेरी कंपनी लोन के फॉर्म में बाहर से ले रही है, कोई कह सकता है वो किडनैपिंग का पैसा था? सोच के देखो, मेरी कंपनी ने लोन लिया बाहर की कंपनी से, वो बाहर की कंपनी भी मेरी कंपनी थी, उस लोन के पैसे से आज हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, या उस लोन के पैसे से हमने परचेजिंग कर ली। एक्चुअली वो पैसा किस चीज का था? किडनैपिंग का, ठीक है, लेकिन हमने उसके सोर्स को छिपा दिया। इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग। टेररिज्म, इलीगल आर्म्स सेल्स, आर्म्स से सेल समझ गए, जो हथियार की खरीद बेच होती है। फाइनेंशियल क्राइम, स्मगलिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा जेनरेट ह्यूज सम। कह रहे इनसे बहुत इलीगल पैसा आता है। Embezzlement, insider trading, bribery, computer fraud also produce large profit and create an incentive to legitimize the ill-gotten gains through money laundering. लाइन समझना, इस चैप्टर की लाइन थोड़ी टफ लगेगी, बट अगर मीनिंग समझ में आएगा आपको तो इजी लगेगा। कह रहे embezzlement, insider trading, bribery, computer fraud, ये भी सब तरीके की फ्रॉड है। कह रहे इनसे भी बहुत सारा इलीगल पैसा आता है। And it create an incentive to legitimize. अगर आप 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं और उसको कहीं खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगली बार नहीं कमाएंगे। सोच के देखो हमने क्या बोला, आपने 2 नंबर का पैसा कमाया लेकिन आप उसको ठिकाने नहीं लगा पा रहे हो और आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आप अगली बार कमाओगे नहीं। क्यों? पहले ही वाले नहीं खर्च कर पा रहे हैं। हम करें क्या? पैसा रखने के लिए कोई थोड़ी ना होता है, या तो आप उसको खर्च करो या तो उसको जोड़ो। ना हम जोड़ पा रहे, ना घर पे रख पा रहे, ना खर्च कर पा रहे, तो फायदा क्या? लेकिन अगर आपने एक बार 2 नंबर का पैसा कमाया और जो हमने आपको सिस्टम बताया उस सिस्टम के थ्रू आपने यूज कर लिया, अगली बार के लिए आपको मजा आ जाएगी। ये सही तरीका है, टैक्स भी नहीं देना पड़ा और यूज भी आ गया, ठीक है। इसका मतलब इंसेंटिव मिल जाता है लोगों को। क्या? टू लेजिटिमाइज द इल गॉटन गेन्स थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। लेजिटिमाइज मतलब लीगल कर लिया। कह रहे हैं हमें एक इंसेंटिव मिल गया कि वो जो इल गॉटन गेन्स, ये जो गलत तरीके से हमने गेन्स कमाया था मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, आज हमने उसको क्या कर दिया? लेजिटिमाइज, यानी लीगल बना दिया, ठीक है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्टिविटी जनरेट्स सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स, द इंडिविजुअल और ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटी, देखना जरा क्या लिखा है, रूट द फंड्स टू सेव हेवन। रूट द फंड्स टू सेफ हेवन। बताओ सेफ हेवन क्या हुआ? सेफ हेवन वो बैंक बाहर वाले, स्विस बैंक। हेवन है, जन्नती है उन लोगों के लिए, ठीक है, जो 2 नंबर का कमा रहे हैं उनके लिए। और सेफ क्यों है? क्योंकि ना उनकी सरकार पूछेगी, उनको मतलब नहीं है।
हमारी वाली को मतलब तो बहुत है लेकिन वो पूछ नहीं पाएगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कह रहे हैं जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी प्रॉफिट जनरेट होती है, द पीपल इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज रूट द फंड्स टू सेव हेवन बाय डिस्गाइजिंग द सोर्सेस, उसका सोर्स छिपा दिया, फॉर्म चेंज कर दिया। इकट्ठा 1 करोड़ था, हमने 1 करोड़ नहीं भेजा, हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और मूविंग द फंड्स टू अ प्लेस वेयर दे आर लेस लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? मूविंग द फंड्स टू अ प्लेस वेयर दे आर लेस लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन, यानी हमने उनको ऐसी जगह लगा दिया जहां किसी की नजर ना पड़े। तो आपको क्या लगता है हमारे देश में जितने लोग ये 2 नंबर की कमाई करते हैं, आपको क्या लगता है यही रखते हैं? जो यहाँ रखते हैं वो बहुत छोटे प्लेयर होते हैं। आप 1 लाख रख सकते हो, 10 लाख रख सकते हो, करोड़ भी रख सकते हो, लेकिन जो आप पिक्चरों में कभी आप देखें तो 100-100, 200 करोड़ की बात होती है। 200 करोड़ रखोगे कहां? घर भी छोटा पड़ जाएगा। इतने बड़े लेवल की बात हो रही है। अब आपको लग रहा है हमने 2 नंबर में 50 रुपए कमा लिए, वो कहां खर्च करें? कहीं खर्च कर लो, हमें दे दो। जितना छोटा अमाउंट होगा उसको खर्च करना इजी होगा, बट यू कैनॉट स्पेंड। आप कभी कभी न्यूज नहीं देखते हो कि किसी के घर से ऐसे नोट के नोट निकल रहे हैं, फोटोज इमेजेस भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो या तो आप घर पे छुपा लो, घर पे छुपा लो, अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई और रेड पड़ गई, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया तो फिर वो सीलिंग भी तोड़ डालेगा, जमीन भी खोद डालेगा। रेड पिक्चर देखी है आपने? नहीं देखी हो तो देख लेना, वो कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेंगे। ठीक है, फाइन। तो घर पे रखना सेफ नहीं है, खर्चा कर नहीं सकते तो सेफ हेवन भेज दो, बाहर भेज दो। ठीक है। मोस्ट फंडामेंटली मनी लॉन्ड्रिंग इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू द अंडरलाइंग क्रिमिनल एक्टिविटी दैट जेनरेट्स इट। इन अ सेंस, ये लाइन देखो, लॉन्ड्रिंग इनेबल्स क्रिमिनल एक्टिविटी टू कंटिन्यू। क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों होती जा रही है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबल है। मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबल ना हो तो क्रिमिनल एक्टिविटी बंद हो जाएगी। क्यों? वही बात हुई, जब हम 2 नंबर के पैसे को कहीं रख ही नहीं पा रहे हैं, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो अगली बार हम कमाएंगे नहीं। और जब हम 2 नंबर के पैसे को नहीं कमा रहे हैं, इसका मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी खत्म हो रही है। तो लॉन्ड्रिंग हो रही है इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है आपको पता है? हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के कितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स बना लो, लॉन्ड्रिंग रुक नहीं पाएगी। क्यों? जैसे ही आपने अपना पैसा बाहर भेजा, हमारे देश के रूल्स तो खत्म ना। बाउंड्री क्रॉस, बॉर्डर क्रॉस हुआ, हमारी से मोदी आवाज लगाते रह जाएं, हम सुनेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन नहीं है, हमारे रूल्स वो लोग नहीं मानेंगे। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि दुनिया की जितनी कंट्रीज हैं सब मिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। ठीक है, सोच के देखिए, अगर ऐसा हो कि हमने यहाँ से अपना पैसा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्विस बैंक में जमा किया, और स्विस बैंक में जैसे ही आपने जमा किया तुरंत स्विस बैंक ने यहाँ बता दिया, सुनो इसका इतना पैसा आया है, खत्म, मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन बाहर के जो बैंक्स हैं वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते, इसलिए लॉन्ड्रिंग कंटिन्यू हो रही है। आई होप समझ में आ गया सबको एकदम। ठीक है। अच्छा, आपके घर वाले ये तो नहीं कह रहे कि क्या कोर्स ज्वाइन कर लिए, कभी बेनामी पढ़ते हो, कभी लॉन्ड्रिंग पढ़ रहे हो, कैसी क्राइम वाली चीजें क्यों पढ़ने लग गए हो? प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग देखते हैं, देखिए क्या क्या सिखा रहा है आपका इंस्टीट्यूट। यही दिन देखना बचा था, ये एग्जाम में भी आता है, मतलब एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है सीखे कि नहीं सीखे। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में कितने स्टेजेस होते हैं? 3, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। The process of money laundering can be classified into 3 stages, namely placement, layering and integration. In the initial or placement stage of money laundering, the launderer introduces his illegal profits into the financial system. अब देखना क्या कर रहा है वो, by breaking up the large amount of cash into less conspicuous smaller sum. बड़ा अमाउंट हमेशा पकड़ में आता है, छोटे छोटे अमाउंट पकड़ में नहीं आते। ठीक है, कह रहे हैं by breaking up of large amount of cash into smaller sum that are then deposited directly into a bank account, or purchasing a series of monetary instruments that are later collected and deposited into accounts at another location. तो सबसे पहले हमने वो 2 नंबर के पैसे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हम उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े, ये कौन सा स्टेज चल रहा है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बाद अब हम उसको ठिकाने लगाएंगे, यानी क्या करेंगे? लेयरिंग। आफ्टर द फंड्स एंटर द फाइनेंशियल सिस्टम, लेयरिंग टेक्स प्लेस। इन दिस स्टेज, launderer engages in a series of conversion or movement of the funds to distance them from their source.
यानी सबसे पहले हमने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बाहर के बैंक्स में जमा कर दिया, ठीक है। अब वो बैंक वहां पे क्या काम चल रहा है, अगर ऐसे आप प्रोसेस देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टेप 1, यानी कि हमने इलीगल पैसा जो है वो अर्न किया, ठीक है, इलीगल मनी, और उस पैसे को हमने ऑफशोर यानी कि बाहर जमा करा दिया बैंक में, ये ऑफशोर बैंक है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बाहर थी मेरी एक शेल कंपनी, शेल कंपनी मतलब मेरी ही कंपनी थी लेकिन वो एक फर्जी कंपनी थी, ठीक है। ये जो हम इलीगल मनी बाहर लेके जा रहे हैं, बाहर के बैंक में जमा कर रहे हैं, ये कौन सा स्टेज था, प्लेसमेंट। अब उस बाहर के बैंक ने मेरी उस शेल कंपनी को लोन के फॉर्म में पैसा दे दिया, ये हम क्या कर रहे हैं, वहां पर लेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब उस बाहर की शेल कंपनी ने वापस हमको यहां पर मेरी जो ए लिमिटेड थी उसको लोन दे दिया, ये हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। ये पैसा जब ए लिमिटेड के पास लोन के फॉर्म में आ गया, अब ये पैसा एक नंबर का हो गया और आप जहां चाहें इसको खर्च कर सकते हैं विदाउट एनी लाइबिलिटी टू रीपे द लोन, क्योंकि एक्चुअली आपको ये पैसा जिसने दिया है वो बाहर की कंपनी ने दिया और वो बाहर की कंपनी भी आप ही की कंपनी थी, ठीक है, फाइन, एनी डाउट। तो ये जो हमने पहुंचाया पैसा वो प्लेसमेंट था, ठीक है। फिर वहां ये जो हम काम कर रहे थे पूरा ये लेयरिंग था, और वहां से जो हम इंडिया वापस लेकर आ रहे थे वो क्या था, इंटीग्रेशन। एनी डाउट, एग्जाम में आएगा तो ये चार्ट बना दोगे, नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जो बुक में लिखा है वो लिखना है एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो कह रहे हैं आफ्टर द फंड्स एंटर इनटू, अभी चार्ट कौन सा बनाना बता देंगे, नई बुक में बना हुआ है, ओल्ड वाले कॉपी कर लेंगे उसको। आफ्टर द फंड्स एंटर इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, लेयरिंग टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज, launderer engages in a series of conversion or movements of fund to distance them from their source. The fund might be channeled through the purchase and sale of investment instrument, or launderer might simply wire the funds through a series of accounts at various banks across the globe. तो उसने सिंपली क्या किया, बाहर जो अलग अलग जगह उसके बैंक अकाउंट थे उन सब जगह पर उसने पैसा अपना डाल दिया। अब क्या करेगा, वो वापस लेकर आएगा। आफ्टर सक्सेसफुल प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रॉफिट्स थ्रू द फर्स्ट टू स्टेजेस, द लॉन्डरर मूव्स देम टू इंटीग्रेशन। इन दिस स्टेज देखो क्या होगा, द फंड्स री एंटर द लेजिटिमेट इकोनॉमी। दो शब्द है, री एंटर क्यों हो रहा है, पहले यहीं से तो जनरेट हुआ था, और लेजिटिमेट इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं, लीगल इकोनॉमी जहां आप लीगली यूज कर सकते हो उस पैसे को। द लॉन्डरर माइट चूज टू इन्वेस्ट द फंड, और ज्यादातर यही पैसा होता है जिससे रियल एस्टेट, लग्जरी एसेट या बिजनेस वेंचर में लगाया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, ये पैसा कहां से रूट होके आया होगा, ऐसे रूट होके, जो अल्टीमेटली इलीगल मनी ही है बट वो रूट होके आया है और लीगल दिख रहा है, ओके फाइन। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस। अब देखो ये लिखा है ना रियल एस्टेट और लग्जरी एसेट, क्योंकि अगेन वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, इतने बड़े पैसे से आप क्या करोगे, यहाँ पे खर्च भी किसी बड़ी चीज पे करोगे, ठीक है। तो लग्जरी एसेट्स या डायमंड्स या रियल एस्टेट इन सब में लगा दिया जाता है, ओके। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस व्हिच टिपिकली फॉलोज 3 स्टेजेस टू फाइनली रिलीज लॉन्डर्ड फंड्स इनटू द लीगल फाइनेंशियल सिस्टम। वही चीज दोबारा लिखी है, देखो पहला स्टेप क्या होता है, प्लेसमेंट, मूविंग द फंड्स फ्रॉम डायरेक्ट एसोसिएशन विद द क्राइम। सेकेंड होता है लेयरिंग, डिस्गाइजिंग द ट्रेल टू फॉइल परस्यूट, ट्रेल मीन्स उसका सोर्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा होता है इंटीग्रेशन, making the money available to the criminal from what seems to be legitimate source. Any doubt, any confusion? पक्का? ये देखो चार्ट था, अगर आपको बनाने का मन करे ना स्टेप्स में तो ये वाला बना लेना, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इतनी डिजाइन और डायग्राम बनाएं, एयरप्लेन या वो लग्जरी एसेट्स बनाने लग जाएं, एकदम फोटो ही बनाने लग गए, ठीक है। बट ऐसा करके आप कुछ बना सकते हो, ये ओल्ड बुक में नहीं दिया हुआ था, न्यू बुक में दिया हुआ है, दिया था ओल्ड में नहीं ना, तो अगर ओल्ड वाले चाहें तो इसको बना सकते हैं। सिर्फ मतलब जरूरी नहीं आप ये ड्राइंग बनाओ, ये जरूरी नहीं है कि सिक्के उतने ही बनाओ, ठीक है। बट अगर आप ये ऐसे भी लिख सकते हो ना, सिर्फ वो मतलब जो लिखा हुआ है, हाँ, लिखे हुए को फ्लो चार्ट की तरह बना के कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ गया, 5 मार्क्स का आ गया, अब आपके पास लिखने के लिए 2-3 लाइनें हैं या स्टेजेस हैं, तो ये बना के बेटर हो जाएगा, ओके। तो यू कैन डू दैट, तो ये बना देना। फिर देखो क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी हुआ, फिर प्लेसमेंट के लिए इन्होंने डर्टी मनी को कहाँ ले गए, बाहर ले गए, ठीक है। फिर उसकी लेयरिंग हुई, लेयरिंग में देखो क्या हुआ, ये ऑफशोर बैंक था, इसने लोन दे दिया कंपनी वाई को, ठीक है।
इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर ये जो पूरा काम किया, ये लेयरिंग हुआ, और अल्टीमेटली फिर वो पैसा वो यहाँ पर ले आए, जिससे उन्होंने लग्जरी एसेट परचेज कर लिए, विच इज इंटीग्रेशन. एनी डाउट टू एनीवन? ओके, चलो अब आइए इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग हमारे देश के लिए अच्छा है कि बुरा है? क्यों अच्छा? आई आस्क अनदर क्वेश्चन. मनी लॉन्ड्रिंग आपके लिए अच्छा है कि बुरा? हाँ, बड़ा अच्छा है कि बुरा? देश के लिए क्यों बुरा है? क्या प्रॉब्लम है? उस पैसे पे टैक्स नहीं मिला सरकार को. अगर वो पैसा यहां पर होता, उस पे टैक्स मिलता, तो शायद उससे डेवलपमेंट हो जाता. लेकिन उस पैसे से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई और देश डेवलप हो रहा है. ठीक है, आप समझिए, पैसा वो सारा यहाँ का है, डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं हो रहा. तभी तो कहते हैं ना, हमारे कंट्री में गरीबी है, और हमारे कंट्री के ही पैसे से बाहर सब जगह इतना डेवलपमेंट हो रहा है. तो इससे देखा जाए तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट इफेक्ट होता है. सो दिस इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट. ओके, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इसकी आप नहीं लिख पाएंगे, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है. जो समझ में आए, ठीक है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. इकोनॉमीज विद ग्रोइंग और डेवलपिंग फाइनेंशियल सेंटर बट इनएडिक्वेट कंट्रोल आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू मनी लॉन्ड्रिंग. बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा कहां होती होगी? उन देशों में जहां रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है, या उन देशों में जहां रूल्स एंड रेगुलेशन लीनियंट है? लीनियंट है. कह रहे हैं ना, देखिए, economies with growing and developing financial center but inadequate control are particularly vulnerable to money laundering. सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वही होती है. as against established financial center country which implement comprehensive anti money laundering regime. कह रहे हैं जो established country है वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वहां एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स लगे हुए हैं. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या हुआ? अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग. कह रहे वहां इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. जैसे अगर हम आपको रिवर्स लेके चले, ठीक है, अब सुनना जरा एक बात. मान लो बाहर के किसी पर्सन है, पीटर, कहाँ का है पीटर? इंग्लैंड का. पीटर इंग्लैंड, ओके. पीटर है बाहर का, उसने बाहर से कोई 2 नंबर का पैसा कमाया और वो कह रहा है हम इंडिया में लगाएंगे. अब रिवर्स सोच के देखो, ठीक है, तो पीटर बाहर का था, उसने कहा कि हमने 2 नंबर का पैसा अपने देश में कमाया है, हम उसको इंडिया में लगाएंगे. इंडिया में पैसा लगाते ही सब उसके ऊपर खड़े हो गए, बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये पैसा कहां से आया, क्यों आया? क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स स्ट्रिक्ट हैं. तो हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे यहाँ का पैसा बाहर जाना. अब यही सोचिए, देखो, हमारी सरकार कहेगी कि हमें इंडिया को डेवलप करना है, जिसको जो लॉन्ड्रेड फंड आने ले आओ, भर भर के पैसा इंडिया में आने लग गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो रिवर्स बहुत कम पॉसिबल है. तभी तो हमारे यहाँ का पैसा बाहर जाता है, बट बाहर वालों का पैसा यहाँ बहुत कम आ रहा है. यहाँ आता तो डेवलप ना हो चुके होते हम लोग. सो दैट इज वाई, रीजन बीइंग हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं. ओके, द गैप क्यों है? क्योंकि कहीं पर रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, कहीं पर लीनियंट है. द गैप इन नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटेक्टिंग सिस्टम आर एक्सप्लॉइटेड बाय द लॉन्डर. यही जो गैप है, कहीं रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, कहीं रूल्स लीनियंट है, इसी गैप को कौन ध्यान रखे हुए? लॉन्डरर. लॉन्डरर कौन हुआ? जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ठीक है. who tend to move their network, लाइन देखिएगा जरा, who tend to move their network to countries and financial system with weak or ineffective countermeasure. लॉन्डरर क्या करते हैं? ऐसा ही ढूंढते हैं और फिर वो उस जगह पर अपने फंड्स ट्रांसफर कर देते हैं जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होते हैं. आई होप कॉन्सेप्चुअली सबको समझ में आ रहा है. कर लेंगे अब मनी लॉन्ड्रिंग? अरे पूछ रहे थे चैप्टर कर लेंगे अब, आप कुछ और ही समझे है ना. अगर करने को मिले तो कर लोगे मनी लॉन्ड्रिंग? चैप्टर नहीं, असली वाली मनी लॉन्ड्रिंग. लॉजिकली समझ में आ गया ना? ठीक है. एज विद द डैमेज इंटेग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिस्टम देयर इज अ डैम्पिंग इफेक्ट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जिस देश में ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां बताओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ज्यादा आता होगा या कम आता होगा? अच्छा, फिर से सुनो, हमने क्या कहा? लॉन्डर्ड मनी नहीं बोल रहे हैं, एफडीआई बोल रहे हैं. पहले समझो एफडीआई क्या होता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस बाहर वाले जो यहाँ पैसा लगा रहे हैं, 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का. यहाँ शेयर्स वेयर्स ले रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं. जिस देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उस देश में बाहर के लोगों को कम कॉन्फिडेंस होता है कि भैया यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं कैसे इतना लॉन्डर्ड मनी आ रहा है. तो कह रहे हैं ऐसी कंट्रीज में
बाहर वाले भी पैसा नहीं लगाना चाहते. ओके, there is a damping effect on foreign direct investment, and when a country's commercial and financial sector are perceived to be subject to the control and influence of organized crime, कह रहे हैं जिस देश में इतना क्राइम हो रहा है, इतना 2 नंबर का पैसा अर्न किया जा रहा है, उस देश में एफडीआई वालों को भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता. In times of decelerating growth, an infusion of hard currency can bolster a country's foreign reserve, ease the hardship associated with budget tightening policy. First paragraph mark करना, second हम सिर्फ read कर रहे हैं. While these are short-term benefits associated with inflow of criminal money, the long-term effects are mostly negative. ये line देखो, हम lines इसलिए mark करा रहे हैं जो आप एग्जाम में लिख सकें. टफ वर्ड्स मत लिखिएगा. कह रहे शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगता है जब लॉन्डर्ड मनी आता है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में पैसा आ रहा है. लेकिन लॉन्ग रन में इसके जो इफेक्ट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. वन डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल बोरोइंग एंड लॉन्डर्ड फंड इज दैट द फॉर्मर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, whereas the funds owed by criminal escape, the government's liability to control and regulate the economy. इससे आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन पूछते हैं आपसे. आपने वो सुना है CRR, SLR, इन्फ्लेशन सुना है? क्या होता है इन्फ्लेशन? क्या होता है? जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो एक बात बताइए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो टेक्निकली क्या करना चाहिए आरबीआई वगैरह को? जैसे कुछ एक ले लो, बैंक रेट ले लेते हैं. बैंक रेट इजी होता है, ठीक है. बैंक रेट कौन सा रेट होता है? जिस रेट पे आरबीआई ने लोन दिया है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है. थोड़ा इससे आउट ऑफ द वे जाके समझते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कम करना है, प्राइसेस को कम करना है, तो आरबीआई बताओ टेक्निकली क्या करती होगी? बैंक रेट बढ़ाती होगी कि बैंक रेट कम करती होगी? पहले हम आपको लॉजिकली समझाएंगे, फिर आपसे लास्ट में पूछेंगे. अभी पहले बताओ क्या होता है? बढ़ाती होगी. जरा सोच के देखते हैं. मान लीजिए आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, ठीक है. बैंक रेट इंक्रीज करते ही कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? कॉन्फिडेंस रखो, महंगा ही हुआ. लोन का रेट इंक्रीज कर दिया ना. पहले 10% पे मिल रहा था, 20% पे मिल रहा है. कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा हो गया. अगर कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा हुआ तो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन सस्ते रेट पे देगी कि महंगे रेट पे? महंगे रेट पे. हम लोगों को अगर लोन महंगे रेट पे मिल रहा है तो हम लोन लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे. अगर हम लोन नहीं लेंगे तो मेरे हाथ में पैसा होगा? नहीं होगा. अगर मेरे हाथ में पैसा ही नहीं है तो हम डिमांड करेंगे चीजों की? नहीं करेंगे. और अगर हम चीजों की डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगे. ये क्या हुआ? इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ. दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स. जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो कभी भी आप न्यूज देखना, जब भी इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई ये सब करना शुरू कर देती है. बैंक रेट बढ़ा देगी. इसी तरह सीआरआर चलता है, इसी तरह एसएलआर चलता है, ठीक है. सीआरआर बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया. ये सब टेक्निक्स यूज करता है आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए. ऑपोजिट लेके चलो, मान लो डिफ्लेशन चल रहा है, कम है प्राइसेस और हमें प्राइसेस इंक्रीज करने. अब बताओ आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट कम करेगा. बैंक रेट कम करते ही लोन लेना आसान हो गया तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन ले लेगा. कमर्शियल बैंक को सस्ते पे लोन मिला है तो कमर्शियल बैंक हम लोगों को सस्ते पे लोन देगा. हम लोगों को सस्ते पे लोन मिलेगा तो हम लोग सब चीज लोन. आप देखिए आजकल एक ट्रेंड है कि हर इंसान हर चीज ईएमआई पे ही ले रहा है. ईएमआई पे लेने का मतलब समझते हो क्या होता है? हमारे बजट में नहीं था, हम कूद गए लेने. दैट इज व्हाट इज ईएमआई. बजट में होता तो कैश पे ले लेते ना. ईएमआई का मतलब होता है मैं दे दो, हम लोन चुकाते रहेंगे. हर चीज इंसान के घर में, हर चीज, टीवी, फ्रिज, सब ईएमआई पे चल रहा है, ठीक है. इवन आपका फोन, आजकल फोन भी तो ईएमआई पे होते हैं, ठीक है. अब क्या हुआ? हाँ, लोन सस्ता था तो हमने लोन ले लिया. लोन ले लिया तो मेरे हाथ में ज्यादा पैसा है. मेरे हाथ में ज्यादा पैसा है तो हम डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे. ये इकोनॉमी का चक्कर समझ में आया? लेकिन एक बात बताइए, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, और बैंक रेट बढ़ा करके इन्फ्लेशन कम हो सकता है तो कम क्यों नहीं होता है? ये मेरा क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन को पूछने के लिए हमने आपको पूरी कहानी समझाई. मेरा पॉइंट ये है कि क्या एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आरबीआई कंट्रोल कर पाता है? कर पाता होता तो इतनी महंगाई थोड़ी होती. तो फिर कर तो सकता है, फिर कर क्यों नहीं पाता? कहाँ है? कौन सा फंड है? कौन सा फंड है वो? यही लॉन्डर्ड फंड है.
अब कहानी समझना, इन्फ्लेशन था, आरबीआई ने लोन महंगा किया, कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा हुआ, ठीक है, आपने लोन नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपने खरीदारी करी, कहां से? वो तकिए में जो पैसा रखा था। आई यू अंडरस्टैंडिंग? टेक्निकली आरबीआई के हिसाब से अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो वो खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ने क्या किया, लोन नहीं लिया तब भी खर्चा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो पैसा था। कौन सा पैसा? जो उनकी नजरों में नहीं था। इसका मतलब उनके बैंक रेट इंक्रीज करने के बाद भी हमारे खर्चे में कोई कमी नहीं आई, और क्योंकि हमारी डिमांड कम नहीं हुई तो प्राइसेस कम नहीं हुए। इसीलिए लॉन्डर्ड मनी की वजह से, 2 नंबर के पैसे की वजह से बैंक इकोनॉमिक्स की ये जो पॉलिसीज हैं ये फुल्ली वर्क नहीं कर पाती। अगर हमारे देश से ये पूरा 2 नंबर का पैसा खत्म हो जाए तो एग्जैक्टली यही चक्कर चले, ठीक है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये है ही नहीं, सिर्फ कुछ परसेंटेज है कंट्रोल में। जो 1 नंबर में कमा रहे हैं उनका कंट्रोल में है, जिनके पास 2 नंबर में है उनका कंट्रोल में नहीं है। इसी को कंट्रोल अचानक से करने के लिए सरकार क्या करती है बताओ? डिमोनेटाइजेशन। दैट इज व्हाट इज डिमोन। अब कहानी समझ में आई? ऐसे तो पकड़ नहीं पा रहे, करें तो करें क्या? एग्जैक्टली exactly. फिर इकोनॉमिक्स में एक और कॉन्सेप्ट आता है डिमोन का, डिमोनेटाइजेशन। तो इस अब करने के लिए सही सीधे तरीके से कंट्रोल हो नहीं पा रहा था, ठीक है, तो वो डिमोनेटाइजेशन कर देती है। समझ में आया? थोड़ा सा आउट ऑफ द वे गए बट रिलेटेड इसी से था। देखो लाइन क्या लिखी थी, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल बोरोइंग एंड लॉन्डर्ड फंड इज दैट। बोरोइंग में और लॉन्डर्ड फंड में क्या फर्क है? सरकार की पकड़ में कौन सा है? ऑफिशियल बोरोइंग। लॉन्डर्ड मनी तो उनकी पकड़ में ही नहीं है ना, तो उसको कंट्रोल क्या करेंगे वो? तो ये कह रहे हैं वन शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं, वन डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल बोरोइंग एंड लॉन्डर्ड फंड इज दैट द फॉर्मर, फॉर्मर कौन सा हुआ? ऑफिशियल बोरोइंग, कैन बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कह रहे हैं जो बोरोइंग है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, वेयर एज फंड्स ओन्ड बाय द क्रिमिनल्स एस्केप द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। अब आई कहानी समझ में कैसे चलता है काम? द पॉसिबल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ अनचेक्ड। कह रहे हैं अगर ये सब इफेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग के चेक में नहीं रखे गए तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। दो द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैन इनफिल्ट्रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कह रहे अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सारा जो पैसा है वो धीरे धीरे करके बाहर की इकोनॉमीज में चला जाएगा। दस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ criminal organization can weaken the social fabric, ethical standard and ultimately the democratic institution of the society। तो धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कम होने लग जाएगा। एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट। ये हम लोग पढ़ क्या रहे थे, आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? अब एग्जाम में वापस आ जाओ, आप सीएस कर रहे हैं, एकदम से दूसरी दुनिया में चले गए थे ना, एकदम फील आ रहा था हम ही स्मगलर हैं। हाँ यही तो, ये चैप्टर पढ़ते बच्चों को यही लगने लग जाता हम ही स्मगलर हैं, हमारा ही 100 करोड़ का शिपमेंट फंसा हुआ है, हमें वो 100 करोड़ ठिकाने लगाने हैं। फिर अचानक से याद आता है अरे हमारा तो एग्जाम है दिसंबर में, है ना? तो वापस आओ एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन डेवलपमेंट। ये 3 पैराग्राफ्स हैं इसमें, ठीक है, इसमें से जो जो लाइंस आपको समझ में आई है मतलब थोड़ी वो उठा लेना, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी 2-3 लाइन मॉड्यूल्स की लिखने से ना आंसर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने बुक से पढ़ा है, प्रॉपर आंसर है। एग्जैक्टली अगर आप पूरा पूरा अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आंसर समझ में आ जाता है कि बच्चे ने बांध के लिखा है। बांध के लिखना समझते हो? जैसे आप लिखते हो, ठीक है, उसी को बांधना कहते हैं, बना के लिखना। ओके, तो यू कैन यूज 2-3 लाइंस, जो भी लाइन, जैसे एक ये लाइन अच्छी थी ऑफिशियल बोरोइंग, ये याद हो जाएगी, डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल बोरोइंग एंड बोरोड फंड्स। तो 2-3 लाइंस आप यूज कर लीजिए, बीच बीच में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो बहुत एग्जैक्टली टेक्निकल लैंग्वेज याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके नोट जरूर बना लेना मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि इस चैप्टर को हर बार बुक से पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। इतना कुछ आता नहीं है इस चैप्टर से, एक आधा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, लेकिन पढ़ने में इसमें मेहनत ज्यादा लग जाएगी। ओके फाइन, चलिए अब देखो वही लिखा है, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विद सोसाइटी एट लार्ज। वही चीज है, पढ़िए 3 पैराग्राफ। ये शायद ओल्ड में नहीं है? अच्छा पढ़ लो। अच्छा वो नहीं है, विजय मंडल वाला केस नहीं है शायद ना, विजय मदन लाल। हाँ ये ब्लॉक पढ़ लीजिए, वही चीज है, उसी को ब्लॉक में लिखा है इन्होंने।
वही सेम लाइन्स हैं, देखो ऊपर वाली। वही लाइन्स है ना? कोई डाउट किसी को यहां तक? न्यू बुक में अगला एक केस लिखा हुआ है विजय मदन लाल चौधरी, इसमें लिखो H.W. कुछ नहीं है, वही 3 स्टेजेस हैं, देखो प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, नथिंग न्यू। ठीक है, फाइन। चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल इनिशिएटिव नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। ओके, एनी डाउट? चलो, हमको डर लगा ज्यादा ना समझ में आ जाए मनी लॉन्ड्रिंग, आज ही करके दिखा दें।